हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एजुकेशन विभाग का नाम बदल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि अब हम लोग क्योंकि पढ़ाने वाले बहुत है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोग का भी कंटेंट मैच कर रहा है। और मैं भी कंटेंट पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं वैसा क्यों चीज़ पढ़ाऊं जो आपको कहीं और से भी मिल रहा है मैं भी दूं। मैं कुछ अलग आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैंने शुरुआत किया है कि मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ मैं इंग्लिश बोर्ड पर मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और हिंदी में बताऊंगा, और हिंदी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हिंदी में क्योंकि वर्ड डिफ़िकल्टीज होती हैं तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं करना है दोस्तों। और ये काफ़ी आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम में आ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं या नहीं, तो आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं आप स्टूडेंट नहीं, तो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, उसको काफ़ी ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। और मैं जो पढ़ाऊंगा उसे एकदम माइंड मेकअप करके पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन आप देखिएगा कि जब आप मॉक मार रहे होंगे, मॉक सेट, तो वो ये क्वेश्चन वहाँ पे टैली करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। आज मैं पेपर बताने वाला हूँ। जो क्वेश्चन था वो 2012 में जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुई थी उनका, ये आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर 2010 से 19 तक का जो आप जीके का जो सेशन पढ़िएगा, वो आप देखिएगा कि आपका काफ़ी एग्जाम में वो टैली करेगा दोस्तों। ये नहीं कि एसएससी में सिर्फ टैली कर रहा है, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के प्री तक ये क्वेश्चन मैच करेंगे। और मैं अलग अलग बताऊँ कि एंशियंट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मॉडर्न से कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिजिक्स से अलग अलग कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो आप सिर्फ टाइम देकर कुछ मेरा ये सेशन पढ़िए। आप एक वीक पढ़िए, अगर आपको फायदा नहीं समझ में आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर कभी मत देखिएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, आप 1 वीक एकदम डटे रहिए मेरे साथ, आपको ये इसका फायदा आपको समझ आने लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, अभी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। ये 2012 का पेपर है, ये एसएससी का पेपर है जनरली, लेकिन ये रेलवे और लगभग लगभग एग्जाम्स में ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री का मतलब होता है, एकदम शुद्ध हिंदी में मैं बात करूंगा, बस कंटेंट इंग्लिश में, और लेकिन आपको पीडीएफ जो मिलेगा लिंक में या फिर टेलीग्राम चैनल पे, वो हिंदी में भी होगा, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं करना है, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री का मतलब होता है कि पुराना जो हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा, एंशियंट है मतलब पुराना, जिसका सिर्फ प्रमाण बोलकर सुना हुआ लोग लिखा है, ठीक है। उसका ताम्रपत्र जो आपने देखा होगा पेड़ के छाल पे लिखा हुआ, हिस्ट्री जो वैसा बना है, जैसे 1 लाख साल से 10,000 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड, वो एंशियंट हिस्ट्री में आता है दोस्तों, ठीक है। 10,000 ही नहीं, 2,000 तक भी। जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वो एंशियंट हिस्ट्री है। बुद्ध भगवान के बारे में पढ़ना, तो वो एंशियंट हिस्ट्री है। तो एंशियंट हिस्ट्री समझ जाइए कि दो मतलब लगभग लगभग जीसस का जो बर्थ हुआ था 0 ईस्वी, वहां तक के जितना भी कार्यभार है वो एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और मुगल उगल ये सब मिडाइवल में आता है, ठीक है। आपको मैं लास्टली बता दूं तो 600 से 700 ईस्वी के बीच का जो कहानी है, वो सारा का सारा एंशियंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज का अपने फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, पिलग्रिम्स का प्रिंस कौन था। पिलग्रिम्स का श्रद्धालु, पिलग्रिम्स मतलब तो श्रद्धालु होता है, तो श्रद्धालुओं का राजा किसे कहा जाता था दोस्तों, तो कहा जाता था ह्युआन त्सांग, उसका नाम था। ये चाइना का है लगता है, ठीक है। श्रद्धालुओं का जो राजा कहा जाता था वो हुएन त्सांग को कहा जाता था। ये चाइना का कोई आदमी नाम ही लग रहा है, देखिए यहाँ नीचे भी दिया हुआ। हुसेन त्सांग वॉज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, स्कॉलर, ट्रैवलर, ट्रांसलेटर, who described the interaction between China and India and in the early टांग डायनेस्टी। कहने का मतलब क्या है कि हुसैन तसांग जो थे वो चाइना का बुद्धिस्ट रिलेटेड आदमी थे, वो स्कॉलर ट्रैवलर्स थे। कहने का मतलब कि वो इधर उधर हमेशा कहीं ना कहीं भ्रमण करते रहते थे। ट्रैवलर का मतलब था, ट्रांसलेटर का मतलब था अनुवादक थे, अनुवाद करते थे वो
हिंदी से चाइनीज में, चाइनीज से हिंदी में अनुवादक भी थे वो। और ये डिस्क्राइब करते हैं चाइना और इंडिया के बारे में। तसांग डायनेस्टी, जैसे यहाँ पे हमारा कौन कौन सा डायनेस्टी चला है, तुगलक डायनेस्टी, ये सब चली है ना, तो वैसे ही तसांग डायनेस्टी जो थी उस समय वो चाइना और इंडिया का रिलेशन, इंटरेक्शन के बारे में उन्होंने बताया था। और इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता है। वो काफ़ी डिटेल है। सक्सेस टिप यहाँ लिखा हुआ है। सक्सेस टिप कहने का मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगा वो ही मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, फालतू का कोई डिस्कशन नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था, बुद्ध भगवान ने पहला 4 जगह उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो जो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना जो डिलीवर किया था यानी उपदेश दिया था उन्होंने, वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था दोस्तों। अब इससे रिलेटेड सक्सेस टिप क्या है तो वो देख लेते हैं। एट द टाइम संघा the community of the enlightened ones was founded. The sermon Buddha gave the 5 monks was his first sermon called धमाका ककप्पा वटन सुता। कहने का मतलब है कि इन्होंने 4 नहीं, मैंने गलती बोला, 4 नहीं, इन्होंने टोटल 5 उपदेश दिए थे। सरमन मतलब उपदेश होता है, 5 उपदेश दिए थे। अगर आप ये लोग पहले कंफर्म कर लीजिए कि आप लोग को यहाँ इंग्लिश बताया जा रहा है और हिंदी में पढ़ बोल के भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ जो मिलेगा, जो स्टडी मटेरियल, वो पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो वहाँ दिक्कत नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, अगर देखूंगा जैसे जैसे सेशन बढ़ते जाएगा तो मैं हिंदी में आपके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं हिंदी यहाँ भी विंडोज़ के ऊपर भी लेकर आने लगूंगा। ठीक है, कहने का मतलब उन्होंने टोटल 5 उपदेश दिए थे, जिसमें कि पहला उन्होंने सारनाथ में दिया था, जिसे कहा गया धमाका ककप्पा वतन सुता। वतन सुता के नाम से जान जाइए, सिर्फ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड इट वॉज गिवन ऑन द फुल मून डे ऑफ असलहा पूजा। असलहा पूजा एक होता है दोस्तों, एक क्या होता है? असलहा पूजा होता है, वो फुल मून डे होता है। आपने देखा होगा चांद पूरा गोल उगता है, उस दिन इन्होंने ये अपना उपदेश दिया था। और इसलिए और ये उस दिन मनाया भी जाता है बहुत सारे स्टेट में। वतन सुता कोई असलहा पूजा करके वो उनके फर्स्ट उपदेश के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सर्जरी दैट वॉज प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया इज नोन फ्रॉम द वर्क ऑफ हु। ऐसे क्वेश्चन करके पूछेगा कि जो सर्जरी होता है, जैसे आज सर्जरी करके पेट में से किडनी निकाल लेते हैं या फिर पथरी का करते हैं, मतलब कोई भी बीमारी का जो आंतरिक, बाहर का तो हम लोग ड्रेसिंग कहलाता है, लेकिन अंदर का जो सर्जरी कहलाता है। बाहर के रूप में जो भी इलाज होता है वो ड्रेसिंग कहलाता है और अंदर के रूप में जो इलाज होता है वो सर्जरी कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट टाइम याद है लोगों को, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, कि सर्जरी करने वाले जो पहले व्यक्ति थे और जिनको पिता माना जाता है सर्जरी करने का, वो सुश्रुता जी को माना जाता है। वो सुश्रुता उनका नाम था दोस्तों। और सुश्रुता जी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी यहाँ करने वाले हैं। देखिए सक्सेस टिप कितने अच्छे से दिया हुआ। ठीक है, सुश्रुता वॉज एन एंशिएंट इंडियन फिजिशियन ये थे, सबसे पहले और पुराने थे। नोन एज द मेन ऑथर ऑफ द ट्रीटीज द कॉम्पेंडियम ऑफ सुश्रुता। और ये सबसे पहले व्यक्ति, मेन ऑथर भी माना जाता है ट्रीटीज का, वही सर्जरी का। द महाभारत एन एंशिएंट इंडिया एपिक टेक्स्ट रिप्रेजेंट हिम एज एन सन ऑफ ऋषि विश्वामित्र विच कोइंसाइड विद द प्रेजेंट रिसेशन ऑफ सुश्रुता संहिता। कहने का मतलब क्या है कि महाभारत में जो एक एंशिएंट इंडियन एपिक है, मतलब कि यहाँ का ग्रंथ है ये, उसमें बताया गया है, इनको सुश्रुता जी को बताया गया है ऋषि विश्वामित्र के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया गया है कि ऋषि विश्वामित्र के ये पुत्र थे जिनका नाम है सुश्रुता संहिता। अगर पूरा नाम कोई पूछे दोस्तों तो क्या बताइएगा आप? सुश्रुता संहिता। ये एक ऐसा स्टडी मटेरियल है जो बहुत लोगों के पास नहीं होगा दोस्तों। बिलीव कीजिए, ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये तो एग्जाम में तो यही क्वेश्चन तो आया है। इतना ये बेनिफिशियल है, आप पढ़िएगा तो आपको एक वीक में समझ में आ ही जाएगा। ये बोलने वाली तो बात है नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सच। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है, अब 2012 का पेपर में अब देखते हैं 12 से आपको 10 से लेकर 20 तक पढ़ना। बहुत लोग किरण पब्लिकेशन, ये पब्लिकेशन का किताब है 1997 से, तो वो रिपीट नहीं होने वाले, हो सकता है लेकिन वो चांसेस काफ़ी कम है। तो वही क्वेश्चन अगर 10 में रिपीट हो गया तो पुराना पढ़ने का तो जरूरत है नहीं। इसलिए आपको 10 से मेन फोकस करके 20 तक का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो काफ़ी एकदम माइंडसेट के साथ आपको पढ़ना और एकदम याद ही कर जाना है। पूरा आपको किताब वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलते हैं, मिडाइवल का क्वेश्चन अब आने लगा आज का पेपर में। भगवत गीता वाज, एक मिनट, सॉरी, भगवत गीता वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन। भगवत गीता का जो ट्रांसलेशन किया गया था पर्सियन में, वो कौन किया था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यहीं से जन्म लेते हैं। ये मिडाइवल हिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि मिडाइवल में ही इनका ग्रंथ का जो हमारा जो भगवत गीता है उनका अर्थ किसी दूसरे भाषा में लिखा गया था, ट्रांसलेट किया गया था। उसका नाम है दारा सिकोह। कोई पूछे कि भगवत गीता का ट्रांसलेशन पर्सियन भाषा में किसने किया था, देन यू हैव टू से दारा सिकोह, दारा सिकोह। अब इन सक्सेस टिप देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या है। दारा सिकोह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द 5th मुगल एम्पायर शाहजहां। वाओ, क्या सक्सेस टिप है दोस्तों। अब ये एक क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन निकल गया कि दारा सिकोह ने तो भगवत गीता का पर्सियन में ट्रांसलेशन किया था। अब पूछता है दारा सिकोह कौन थे, तो दारा सिकोह 5th मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का जो 5वां जो आदमी थे उनके एम्पायर का, शाहजहां जो थे शासक थे, उनके ये सन थे, सबसे छोटे सन थे, बेटे थे उनके, ठीक है। मिडाइवल से एक क्वेश्चन आया है। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है मॉडर्न से एक, वो क्या है, नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस एज थॉट एंड practiced by the महात्मा गांधी इज रूटेड इन द इंडियन डॉक्ट्राइन ऑफ अहिंसा। कहने का मतलब है कि नॉन वायलेंस जो सीखे थे महात्मा गांधी, वो इंडियन डॉक्ट्राइन अहिंसा से सीखे थे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ pragmatic non-violent action is to create social dynamic or political movement that can create a national or international dialogue which affects social change without necessarily winning over those who wish to maintain the status। कहने का मतलब क्या है कि अहिंसा होता क्या है, नॉन वायलेंस क्या है। नॉन वायलेंस एक डायनेमिक और पॉलिटिकल मूवमेंट है दोस्तों। जैसे कहने का मतलब है कि आप अपने राजा से ना खुश हैं, जैसे अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो अगर हम कांग्रेस की तरफ से होंगे तो क्या बोलेंगे, नॉन वायलेंस स्थिति को बनाएंगे। वायलेंस का मतलब वायलेंस का मतलब होता है अपोजिट। जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार है तो हम उनके अपोजिट चले, तो कांग्रेसी होंगे तब तो हम अपोजिट चलेंगे, तो कांग्रेसी होंगे तो नॉन वायलेंस क्रिएट करना हम शुरू करेंगे। पॉलिटिकल एक ड्रामा होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। और नॉन वायलेंस जो एक सीखे महात्मा गांधी के अंदर जो रूटेड बैठा हुआ था, उसे हम अहिंसा बोलते हैं। अहिंसा नहीं, क्या है ये, अहिंसा, ठीक है दोस्तों। नॉन वायलेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अहिंसा। अहिंसावादी थे वो, कौन, महात्मा गांधी, जिसके कारण हमारा देश आजाद हुआ। अगर वो वायलेंस फैलाते तो इंग्लैंड कभी छोड़कर यहाँ से नहीं जाते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलीगढ़ मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ जो मूवमेंट किया गया था वो किसके थ्रू किया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट, बहुत लोग ये मूवमेंट वो मूवमेंट याद करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है 2012 में, क्या आगे नहीं आ सकता है। हिस्ट्री कभी चेंज करेगा, ज्योग्राफी कभी चेंज करेगा, एकदम नहीं करेगा। मैथ्स का स्टैंडर्ड चेंज हो सकता है,
कि अब बच्चे वो क्रैक कर दे रहे, तो अब क्वेश्चन अलग आएगा। अब भाई अहमद खां के बारे में अब कौन सा क्वेश्चन नया आएगा, वो दोबारा तो पैदा लेंगे नहीं और क्वेश्चन तो बनेगा नहीं अगला। तो ये जीके कभी चेंज नहीं होता है, आप जितने से जितने प्रीवियस ईयर पढ़ सके। मेरा भी टारगेट है 2010 to 20, अगर ये सक्सेसफुल रहा ये शेड्यूल, तो मैं पीछे से भी और ला सकता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट दोस्तों, हमारा हाँ यही था। स्लाइड में इधर करना चाह रहा हूँ। इधर स्लाइड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैं एक सेकेंड आप लोग रुकिए। चलिए हो गया, ये इधर का मैंने पढ़ा चुका हूँ, अभी तुरंत मैंने पढ़ाया है। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द मूवमेंट, वो जो अभी मैंने अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में बताया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, उनके बारे में सक्सेस टिप क्या। द मूवमेंट मुस्लिम अवेकिंग एसोसिएटेड विद सर सैयद अहमद खान मुहम मैदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज केम टू नोन अलीगढ़ मूवमेंट। ये एक लाइन में अगर इसके बारे में अगर आप जानिए तो ये समझिए कि ये अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम ही वहाँ के जो मुहिम थे और जो मुस्लिम आदमी थे, उन्होंने एक मूवमेंट छेड़ा सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में, वो अलीगढ़ मूवमेंट कहलाया। और ये भी हो सकता है कि अलीगढ़ कॉलेज का ये पुराना नाम भी हो सकता है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है द लैंड बिटवीन टू रिवर। क्या अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ये दो नदी है, ये नदी इधर से जा रही है और थोड़े से जस्ट यहाँ से एक नदी जा रही है, तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र पड़ेगा, ये क्षेत्र, ये क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। ये हिंदी या इंग्लिश पढ़े दोनों तो एक ही पढ़ रहा है, क्योंकि मैं कितना अच्छे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। उसे दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे देखिए ये एक नदी है, ठीक है, और इनके बीच का जो ये मैदानी भाग होगा, ये कहलाएगा आपको दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है 1921 में किस नाम से जाना जाता है। 1921 इज कॉल्ड एज द डेमोग्राफिक डिवाइड। कहने का मतलब क्या है कि ये डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों कहा गया, क्योंकि 1921 के बाद काफी दुनिया में चेंजेस आए और उनका ज्योग्राफिकल चेंज होता गया। कोई देश बटे तो कोई किसी पे हमला करके उसको डुबा दिया, तो ऐसे करते करते उनका काफी साइज को चेंजेस के कारण हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक डिवाइड हुआ। ठीक है, इंडिया हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब बात सही है, हाई डेंसिटी यहाँ पॉपुलेशन है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, ज़मीन के मामले में 7वें नंबर पे है, तो कुछ ज़मीन तो खास है नहीं और यहाँ पॉपुलेशन एकदम बढ़े जा रहा है। चाइना का मत कहिए, चाइना का पॉपुलेशन हमारे इंडिया के बराबर ही है, लेकिन उसके पास ज़मीन भी तीसरे नंबर पे है, हमारा ज़मीन के मामले में आता है 7वें नंबर पे, तो यहाँ काफ़ी हाई डेंसिटी। सक्सेस टिप इसका क्या है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 2011 में हमारा सेंसस हुआ था पुराना वाला, जिसमें 382 आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड बिहार तो यार कमाल किए हुए 1106 आदमी है आपको 1 स्क्वायर किलोमीटर पे। ये काफ़ी इंडिया में सबसे हाई है। इसके बाद आता है आपको हाईली पॉपुलेटेड एरिया जो आता है वो वेस्ट बंगाल आता है, 1028 आदमी
1 स्क्वायर किलोमीटर में, और केरला में 860। सबसे ज़्यादा बिहार में है 1106 आदमी सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि एकदम फिक्स है कि यहाँ ज़मीन का रेट काफ़ी हाई होगा। इससे आप अनुमान अपना एक जियोलॉजिकल या फिर लॉजिकल थिंकिंग ला सकते हैं कि जहाँ पे डेंसिटी हाई होगा आदमी का, वहाँ पे लैंड का रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग लैंड रिफॉर्म्स में इसका आपको काफ़ी अच्छा मतलब मैचिंग मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द आयरन एंड स्टील प्लांट इन छत्तीसगढ़ इज एट, कहाँ पे है? क्वेश्चन कैसे आता है कि आयरन और स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है वो कहाँ पे है? तो यू हैव टू से भिलाई, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भिलाई में भिलाई कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़। भिलाई में किस किस चीज़ का कारखाने हैं? आयरन स्टील, आयरन निकेल, ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लीडिंग सीसम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया। सीसम का जो पेड़ है उसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले पूरे भारत में हमारा भारत है दोस्तों, पूरे विश्व में हमारा भारत है। द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज लक्षद्वीप। वाओ, यूनियन टेरिटरी टोटल कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। 7 में से अब तो शायद बढ़ गए, 9 हो गए ना। एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक लद्दाख बना दिया, ठीक है ना। स्टेट ही है यूनियन टेरिटरी, लेकिन वो कुछ रिलीफ पैकेज या कुछ अलग अलग टाइप के पैकेज सरकार से, केंद्र सरकार से मिलते हैं। तो काफ़ी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा लिटरेट कहाँ पे हैं? तो लक्षद्वीप में। ठीक, लिटरेट कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीना रिफाइन विच वॉज डेडिकेटेड टू नेशन 2011 लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कहने का मतलब है कि बीना रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। और किस चीज़ के लिए है अब ये मुझे नहीं पता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेरीज क्लियर करूँ, या तो आप गूगल भी कर सकते हैं। बीना रिफाइनरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सक्सेस टिप में मिल जाएगा। द रिफाइनरी इज ओन एंड ऑपरेटेड बाय भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड। ये रिफाइनरी किसके थ्रू ली गई है? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, यानी भारत और ओमान से टाई अप करके ये रिफाइनरी लिमिटेड बनाई गई है। BORL is promoted by Bharat Petroleum Corporation BPCL, one of the India's leading oil companies, listed as Fortune 500 company with the equity participation of Oman Oil Company। देखिए मैंने कहा, देखिए ऐसा कहने का मतलब है कि ये इंडिया है और ये ओमान है। ओमान टर्की वाले इलाका में पड़ता है। एक टाइम पे ओमान और रसिया से हमेशा ही लड़ाई रहता था, ठीक है। तो ये इंडिया है और ये इंडिया है और ये है आपका ओमान। तो इंडिया की एक कंपनी है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये क्या करती है कि एक कंपनी यहाँ की कुछ इक्विटीज, मान लीजिए कि यहाँ को 30% दे दिया, ठीक है, और भारत रख लिया 70%, और इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम है BORL, यानी कि भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, BORL, ठीक है। जिसमें कि और ये सबसे ज़्यादा कमाने वाली कंपनी 500 फॉर्चून में शामिल हो चुकी है दोस्तों। तो इंडिया की ये उपलब्धि है, ठीक है। और ये डिटेल में आपको नहीं, सिर्फ वो जानना है कि बीना रिफाइनरी कहाँ है, देन यू हैव टू से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 चंडीगढ़ इन इंडिया इज कंसीडर। हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करने वाले, क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज करता है, ये तो आपको पता है। सिर्फ हम लोग स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ेंगे, जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब के बारे में सिर्फ स्टडी करेंगे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील विथ
ओरिजिन ऑफ द स्टेट। कहने का मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक होता है, सामाजिक करके कुछ होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो बताता है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, अखंडता कुछ ऐसे करके है, सामाजिक अखंडता पर मैं, तो वो काफ़ी शुद्ध हिंदी हो जा रहा है, इसीलिए मैं ये ऐसे करके याद कर सकते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है कि सोशल को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखा जाए, तो उसी के लिए स्टेट बनाए गए ना, तो उसी से स्टेट ऑफ ओरिजिन हुआ है, मतलब स्टेट का उदय हुआ है, जैसे अलग अलग स्टेट बने हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ सक्सेस टिप में आपको काफ़ी डिटेल मिलेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नियरली एज ओल्ड एज philosophy itself, in the view that a person moral and political obligation are dependent upon the contract or agreement among them to form a society in which they live। एकदम बात सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहने का मतलब है कि ये मॉरल है, ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं तो उनके आपस में क्या मॉरलिटी है, क्या फिलोसफिकल चीज़ है, वो कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि वो साथ रहेंगे, कैसे रहेंगे। वही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसे हम लोग ओरिजिन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफर एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑन मैटर ऑफ लीगल पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बेस्ड ऑन आर्टिकल 143। कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो ऑफर करता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, कि वो किसी भी लीगल मैटर, पब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस बेस्ड किसी भी मैटर पे वो अपना एडवाइस दे सकते हैं, वो आर्टिकल 143। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो लोगों को फांसी लगने वाला होता है वो माफ़ करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, यानी कि वो अपना एडवाइस दे सकते हैं, यानी कि वो भी 143 के अंतर्गत आता हो। ठीक है, ऐसे करके आप कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करिए। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ टॉप ऑफिशियल इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक इंपॉर्टेंट नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमी से कि बीएसई सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन, कहने का मतलब क्या है कि बीएसई में टोटल कितने स्टॉक्स होते हैं लिस्टेड, तो वो टॉप 30 स्टॉक्स को लिस्ट करता है बीएसई। और जो एक चीज नहीं है वो मैं आपको बता दूं कि एनएसई भी होता है, देश का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। आपने भी कहीं नाम सुना होगा कि शेयर बाजार में गिरावट, बढ़ोतरी, तो एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें पूछे, बीएसई का पूछ लिया हो सके, एनएसई का पूछ सकता है। तो एनएसई में जो होता है इस 50 शेयर होते हैं। ठीक है, आप इसको याद कैसे करेंगे तो मैं बता दूं, निफ्टी 50 कहा जाता है एनएसई को, एन फॉर एनएसई, एन फॉर निफ्टी। तो निफ्टी 50 में यानी 50 शेयर होंगे, और बीएसई में ब से बीएसई तो ब से 20 यानी कि नजदीक में 30 है, तो 30 स्टॉक। ऐसे करके आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन मेरा कैसा लगा और ये आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखता है या नहीं रखता है, वो तो आप सेशन देख रहे होंगे, क्वेश्चन देख रहे होंगे, सक्सेस टिप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पे कैसे सक्सेस टिप दिया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको पता भी चलेगा। और मेरा कोशिश होगा कि मैं हिंदी में इसका पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करूँ, और मैं आपको काफ़ी हिंदी में भी बताया है, मैं जितना भी ये है मैं इंग्लिश में तो बोल नहीं रहा हूँ, तो दोनों बच्चे के लिए काफ़ी बाइलिंगुअल है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।